नमस्ते। आज हम असहयोग आंदोलन पर बात करेंगे। दोस्तों, असहयोग आंदोलन संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए एक अति महत्वपूर्ण विषय है। और संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग ऐसे विषयों को और ज़्यादा चुनते हैं जो विषय अपनी एक विशिष्ट प्रभावशीलता के कारण चर्चा में रहते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में असहयोग आंदोलन ने अपना एक शताब्दी वर्ष पूरा किया है, इसलिए यह चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर असहयोग आंदोलन था क्या। दोस्तों, असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया एक ऐसा आंदोलन था जिसने अपना संपूर्ण लक्ष्य भारत की स्वराज्य प्राप्ति के लिए समर्पित करना था। गांधी जी के अंतर्गत ये पहला बड़ा जन आंदोलन था जिसके माध्यम से पूरे भारत के किसान, संभ्रांत, शिक्षक, स्टूडेंट्स, मजदूर सभी वर्गों के लोगों ने इस आंदोलन में अपनी नेतृत्व क्षमता दी। 1920 के कोलकाता के अधिवेशन में इसको आंशिक मंजूरी दी गई और दिसंबर 1920 के नागपुर के नियतकालीन अधिवेशन में इस आंदोलन को मंजूरी मिल गई। दोस्तों, असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ महात्मा गांधी जी के द्वारा तैयार किया गया या समर्पित या निर्मित किया गया एक ऐसा आंदोलन था जिसको अहिंसक तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के सामने पेश करना था और साथ ही ब्रिटिश हुकूमत को इस चीज का एहसास कराना था कि भारतीय लोगों के सहयोग के बिना तुम्हारा अस्तित्व नगण्य है। भारतीय जनता के सहयोग के बिना न तुम शासन चला सकते हो और ना ही तुम यहां से कर इकट्ठा करके ब्रिटेन भेज सकते हो। इस कारण से गांधी जी ने इस आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य स्वराज्य प्राप्ति को रखा था और उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि ब्रिटिश सामान को मत खरीदिए, स्वदेशी को अपनाइए, क्योंकि स्वदेशी को अपनाएंगे तो भारत के औद्योगिक ढांचे को मजबूती देंगे, यहाँ के मजदूरों, गरीबों के बुनकरों को सहायता मिलेगी और इससे हम मजबूत होंगे और स्वराज्य प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। मगर दोस्तों, एक प्रश्न हमारे समक्ष यह आ जाता है कि इस आंदोलन का नाम असहयोग ही क्यों रखा गया। जैसा कि दोस्तों हमें विदित है कि गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में इस बात का उल्लेख किया था कि ब्रिटिश भारत में भारतीयों के सहयोग के बिना ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकते, इसलिए अगर भारतीयों को स्वराज्य प्राप्त करना है, भारतीयों को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी प्राप्त करना है, तो ऐसी परिस्थितियों में भारतीयों को ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना चाहिए, ब्रिटिश हुकूमत के साथ असहयोग करना चाहिए, उनको मना कर देना चाहिए कि हम आपके किसी प्रकार से कोई भी काम नहीं आएंगे। दोस्तों, असहयोग आंदोलन की जो संरचना था, जो ताना बाना था, वह ताना बाना अचानक नहीं गढ़ा था, क्योंकि जब गांधी जी 1915 में भारत आते हैं तो गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी के निवेदन पर, उनके कहने पर संपूर्ण भारत का दौरा करते हैं और जब वो संपूर्ण भारत का दौरा करते हैं तो वह इस चीज का एहसास करते हैं कि भारतीय लोगों के अंदर
स्वराज्य प्राप्ति के लिए जिज्ञासा की कमी है और उनके मानसिक रूप से उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया है कि ब्रिटिश हुकूमत उनके लिए अच्छी है, ब्रिटिश हुकूमत के बिना वो अपना विकास नहीं कर सके, अपने आप को मजबूत नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियों में गांधी जी के लिए यह जरूरी हो गया था कि एक प्रकार से भारतीय जनमानस के मध्य खुद को प्रदर्शित कर सके, अपनी विचारधारा को प्रदर्शित कर सके और ब्रिटिश हुकूमत के कारनामों को जनता के साथ मिलकर उजागर कर सके। इसलिए गांधी जी ने अपने प्रत्येक कदम को फूंक फूंक कर रखा था। उनको पता था कि जनमानस का विश्वास जीते बिना हम भारत में एक मजबूत स्वतंत्रता संग्राम की संरचना को खड़ा नहीं कर सकते और जनमानस के बिना हम नई आजादी की सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों 1916 में एक खिलाफत आंदोलन होता है, क्योंकि हमें पता है कि जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है तो मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के तत्व भी ब्रिटिश हुकूमत भारत में बोलने की तरफ आगे बढ़ जाती है। उनको पता है कि अगर भारत में राज करना है तो यहाँ फूट डालकर भारतीय लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाकर हम आपस में यहां पर शासन कर लेंगे। इसलिए उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य एक विभेदात्मक नीति अपनाने का काम किया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य विभाजन करने का काम किया कि कैसे वह आगे जाएंगे, कैसे उनके मध्य टकरार रहेगा, ताकि वह अपनी टकरार के अंदर इतने संलग्न हो जाए कि ब्रिटिश हुकूमत के कार्यों को नजरअंदाज कर दे। इसलिए उन्होंने ये काम किया। पर 1916 में क्या हुआ दोस्तों कि तुर्की के खलीफा के खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत ने एक डिसीजन लिया, क्योंकि तुर्की के खलीफा मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु थे और उनको उनकी गद्दी से, उनकी पदवी से हटाने का प्रयास किया और उनको जो आध्यात्मिक गुरु का जो दर्जा था उसको समाप्त कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय मुसलमानों में भी उनके प्रति आदर था, तो उन्होंने अपनी एक आवाज बुलंद करने का प्रयास किया और उन्होंने खिलाफत आंदोलन छेड़ा। गांधी जी ने दिमाग लगाया कि ये अच्छा मौका है मोहनचंद करमचंद गांधी मुसलमानों और हिंदुओं को मिलाकर एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसा सुनियोजित आंदोलन खड़ा किया जाए ताकि ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया जाए और हम आजादी की सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ सके। अब हम दोस्तों असहयोग आंदोलन के मेन मुख्य कारणों को देख सकते हैं। देखो दोस्तों 1916 के बाद में 1917-18 में ब्रिटिश हुकूमत एक एक्ट लाती है, रोलेट एक्ट, जिसमें भारतीय नागरिकों को बिना किसी कारण के जेल में बंद रखने को, उनको यातनाएं देने का प्रावधान था। और ये जब ये रोलेट एक्ट आता है तो गांधी जी इसके लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक रोलेट सत्याग्रह करने की ठानते हैं। मगर आपको पता है दोस्तों कि अचानक वहां पर आ जाते हैं जनरल डायर और उन पर गोलियां चलवा देते हैं। इससे कई नियत्ते लोगों की हत्या हो जाती है। तो रोलेट एक्ट से इस प्रकार का जो माहौल बना था, उस माहौल से भारतीय जनमानस हताहत हो गए थे और वह ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक क्रांति की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उनके मन में बदला लेने की एक भावना आ रही थी। गांधी जी ने जनमानस के मूड को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया और उन्होंने उसको एक सुनियोजित आंदोलन की गति देने के लिए असहयोग आंदोलन की तरफ आगे बढ़ने का फैसला किया। वैसे ही दोस्तों मॉन्टेस्क्यू चेम्स्फोर्ड राजनीतिक सुधार की जब बात की गई तो वहां स्वराज्य को ज्यादा स्थान नहीं दिया गया और गांधी जी अपना स्वराज्य को महत्वपूर्ण स्थान देते थे अपने मुख्य एजेंडे में। तो स्वराज्य की वजह से भी गांधी जी से हताहत थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब तो एक मजबूत आंदोलन करने की जरूरत है। अगर हम असहयोग आंदोलन के अन्य कारणों पर भी ध्यान दें तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति हो गई थी, दयनीय स्थिति हो गई थी, वैसी परिस्थितियों में भी ब्रिटिश हुकूमत भारतीय किसानों, व्यापारियों से कर में कमी नहीं कर रही थी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। तो इससे भी लोगों के मन में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति कई प्रकार का गुस्सा था
और उस गुस्से को गांधी जी एक सही गति एक आंदोलन के माध्यम से देना चाहते थे। खिलाफत आंदोलन से जो वातावरण तैयार हुआ था उसको भी गांधी जी एक गति देना चाहते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन किस प्रकार इस ताने बाने में गढ़ा गया और वह किस प्रकार से गांधी जी के मूड का एक आंदोलन था। अब गतिविधियां क्या हुई दोस्तों? 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया और कांग्रेस के डिसेंट्रलाइजेशन पर जोर दिया गया, विकेंद्रीकरण पर, क्योंकि कांग्रेस पहले एक ऊपरी परत की संस्था थी जिसके अंदर केवल बड़े बड़े नेताओं को स्थान दिया जाता था। गांधी जी ने बोला नहीं, कांग्रेस को हमें जनमानस तक पहुंचाना है, इसलिए प्रांतों के अलावा जिला, तहसील, तालुका, गांव के स्तर पर कांग्रेस की कई समितियां बनाई गई और उन्होंने गांधी जी ने यहां पर कांग्रेस की सदस्यता के लिए जो शुल्क था उस शुल्क को भी न्यूनतम कर दिया ताकि एक आम आदमी भी कांग्रेस का सदस्य बना सके। एक तरह से कांग्रेस के संगठनात्मक स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया जिससे कि सारे जनमानस को जोड़ा जाए और असहयोग आंदोलन को मजबूत किया जाए। अब दोस्तों जब हम ये पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रश्न हमारे मन में आ जाता है, क्योंकि जब यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की बात करते हैं तो वहां पर क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे नहीं पूछते, वो आपके बौद्धिक मंथन की जरूरत मांगते हैं। वो बोलते हैं कि बौद्धिक मंथन से आप उत्तर लिखिए। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया है कि वह गांधी ही थे जिन्होंने कांग्रेस को मुट्ठीबल लोगों की संस्था से जन जन की संस्था बना दिया, क्वेश्चन मार्क। मतलब गांधी के ही थे जिन्होंने कांग्रेस को एक तरह से ग्रामीण स्तर तक, निचले लेवल तक पहुंचाने का काम किया। इसमें कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया है कि पूर्व में क्या है, कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर था वो अभिजात्य वर्गीय दृष्टिकोण पर आधारित था, जन भागीदारी वहां बहुत कम थी, आम जनता का ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि उसके शुल्क भी बहुत ज्यादा था। और इन सबको गांधी जी ने क्या किया कि जोड़ा और एक स्ट्रक्चर लाया, उनके संविधान को चेंज किया। तो इसको आप लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा, हम इसको देखेंगे। अब इसके दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों कार्यक्रम क्या थे, क्या क्या पॉलिसीज थी, क्या क्या कार्यक्रम थे? तो उपाधियों का बहिष्कार किया गया क्योंकि जो उपाधियां मिली थी गांधी जी ने भी लौटाई, कई और राजेंद्र प्रसाद, कई बड़े बड़े नेताओं ने अपनी उपाधियां लौटा दी। शिक्षा संस्थानों, अदालतों, विधान परिषदों का बहिष्कार किया गया और बहिष्कार करके आंदोलन चलाया गया। तिलक स्वराज्य फंड का गठन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य स्वराज्य प्राप्ति के लिए गतिविधियों का संचालन करना था। चरखे को लोकप्रिय बनाने के पर काम दिया गया क्योंकि चरखे से एक स्वदेशी की भावना पनप रही थी। देशी शिक्षक संस्थानों की स्थापना पर जोर दिया गया जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। तो ये एक कार्यक्रम था, एक स्ट्रक्चर था असहयोग आंदोलन का। अब इसका महत्व या प्रभाव, इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो हम इसको देखते हैं कि कांग्रेस जन जन की संस्था बन गई। अब भारत में इस असहयोग आंदोलन के बाद में कांग्रेस के नेचर से सभी लोग परिचित होने लग गए थे। इनको पता था कि भारत की आजादी के लिए कोई एक संस्था लड़ाई लड़ रही है, उसका नाम कांग्रेस है। पहली बार देश की जनता ने एक बड़ा आंदोलन किया और इतना बड़ा आंदोलन किया कि ब्रिटिश हुकूमत को आंतरिक रूप से हिला दिया, ब्रिटिश हुकूमत को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अगर आप नहीं सोचे तो आपकी सत्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। पहले क्या है, स्वतंत्रता की जो चाहत थी वो अभिजात्य वर्ग में ही थी। ग्रामीण जो नीचे लेवल के लोग थे उनके अंदर स्वतंत्रता के लिए ज्यादा चाहत नहीं थी, मगर असहयोग आंदोलन के बाद उनके अंदर भी ये भावना पनपी और वह उसकी तरफ आगे बढ़ने लग गए। सारे वर्गों के लोग आंदोलन का हिस्सा बने। इससे एक ना एक मैसेज गया कि हाँ, ब्रिटिश हुकूमत को इस चीज का अंदाजा लग गया कि गांधी जी के साथ संपूर्ण भारत की जनता है, इसलिए अब हमें सुधारात्मक नीतियां अपनानी चाहिए या आजादी की, कैसे आजादी की तरफ भारत को बढ़ा सके उसके बारे में सोचना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। दोस्तों मुझे लगता है, और यह मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता भी हूं, कि असहयोग आंदोलन जिस प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से किया गया था, उस शांतिपूर्ण ढंग से कहीं ना कहीं निष्क्रिय प्रतिशोध को आधुनिक राजनीति से रूबरू कराने में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा कि आप हमारे ऊपर करो, हम सहन करेंगे, हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करेंगे। इससे एक तरह से मानसिक रूप से प्रेशर बढ़ा, दबाव बढ़ा ब्रिटिश हुकूमत पे। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि गांधी जी ने अपने जो सिद्धांत थे, अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, उन सबको कहीं ना कहीं एक वैधानिक आधार इस आंदोलन के माध्यम से देने का प्रयास किया।
दोस्तों दूसरा कि हम देखते हैं, मैंने बताया था पहले भी कि 1906 के बाद जिस प्रकार के सांप्रदायिक माहौल की संरचना तैयार की गई थी ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, कहीं ना कहीं इस आंदोलन के बाद में एक एकता के रूप में वो आने लग गई थी। हिंदू मुसलमानों के मध्य एक एकता की भावना पनपने लग गई थी और कांग्रेस ने शांतिपूर्ण ढंग से कहीं ना कहीं इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। अगर हम इसको विश्लेषणात्मक तौर पर दोस्तों देखते हैं तो यह आंदोलन गांधी जी के दिमागी ताने बाने का एक स्वरूप था, क्योंकि गांधी जी ने इसके माध्यम से कई मैसेज ब्रिटिश हुकूमत को देने का प्रयास किया। जैसा कि पहला, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करके बोला कि भारत में विभाजन नहीं है, भारत में सभी वर्ग एक साथ हैं और अपने स्वराज्य प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो एक मैसेज सीधा सीधा उनको गया। दूसरा मैसेज उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को देने का यह प्रयास किया कि आप कितने भी अत्याचार कर लो, आप रोलेट एक्ट ले आओ, आप जलियांवाला बाग हत्याकांड पर हमारे कई लोगों को शहीद कर दो, फिर भी हम शांतिपूर्ण ढंग से आपकी नीतियों का विरोध करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से स्वराज्य प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। तीसरा दोस्तों, गांधी जी को इस चीज का अंदाजा था। जब वह भारत भ्रमण कर रहे थे तो उनको पता था कि किसी भी आंदोलन को अगर हम उसकी समाप्ति को परिणाम के रूप में बदलने की तरफ आगे बढ़े तो वह तभी बदलेगा जब उसके साथ जनमानस का जुड़ाव होगा। और गांधी जी ने इस आंदोलन के माध्यम से जनमानस को उसके साथ जोड़ने का भी प्रयास किया। अब दोस्तों बात यह बनती है कि इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था तो यह अचानक मंद कैसे हो गया, अचानक बंद कैसे हो गया? तो हम देखते हैं कि 5 फरवरी 1922 को यूपी के चोरा चोरी नामक स्थान पर कुछ किसानों ने जुलूस निकाल रहे थे ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ, और वहां पर अचानक उनके ऊपर पुलिस हमला बोल देती है, फायरिंग कर देती है। इससे किसान भड़क जाते हैं, उन्होंने पुलिस स्टेशन पर आग लगा देते हैं चोरा चोरी नामक स्थान पर, और वहां पर कई पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। गांधी जी इस घटना से बहुत आहत हो जाते हैं, क्योंकि वह अपने आंदोलन को अहिंसात्मक माला के धागे में पिरोना चाहते थे, अहिंसात्मक तरीके से आगे बढ़ाना चाहते थे। तो ऐसी परिस्थितियों में गांधी जी को लगा कि वो अपने सिद्धांतों से आंदोलन भटक रहा है, तो उन्होंने इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी। अब इसकी आलोचना या इसकी सीमाएं क्या क्या हो सकती है? दोस्तों देखो, इतना बड़ा आंदोलन था, इतने अच्छे से चल रहा था, अचानक वापस लेने से कहीं ना कहीं जनमानस के अंदर निराशा आ गई, युवाओं में निराशा आ गई, क्योंकि वह स्वराज्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से। पर उनका कहना था कि कुछ एक जगहों पर छुटपुट घटनाओं के कारण आंदोलन, इतने बड़े आंदोलन को वापस लेना उचित कदम नहीं है। इसलिए कई नेताओं के अंदर मानसिक विभाजन भी इस आंदोलन की वापसी के बाद देखा गया। दोस्तों दूसरा, इस आंदोलन की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि हिंदू मुसलमान शब्दों को बड़े स्तर पर उजागर किया गया, हिंदू मुसलमान। तो कहीं ना कहीं एक धार्मिक मुद्दा उठाकर राजनीति में एक गलत परंपरा की शुरुआत यहां से मानी गई, क्योंकि धर्म के आधार पर हमने एक कर दिया कि हम मुसलमानों के लिए तो हम मुसलमान हिंदू, मुसलमान हिंदू, तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज इससे गया। तीसरा दोस्तों, गांधी जी जब ये आंदोलन प्रारंभ कर रहे थे तो उनका एक लक्ष्य था, एक सपना था कि 1 वर्ष के भीतर वह स्वराज्य की प्राप्ति कर लेंगे, 1 वर्ष के भीतर वह स्वराज्य की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। मगर वह उसको परिपूर्ण नहीं कर पाए, क्योंकि आंदोलन वापस आ गया, इसलिए भी लोगों में निराशा की भावना पैदा हुई। इस लेक्चर के माध्यम से दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, असहयोग आंदोलन की सारे स्वरूपों को देखने का प्रयास किया, सारे स्वरूप कैसे असहयोग आंदोलन बढ़ा, उसके प्रभाव क्या रहे, उसकी आलोचना क्या रही। ऐसे ही हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग टॉपिक्स को लेते रहेंगे, आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।